सोचिए अगर आज कोई प्राइवेट कंपनी आपके देश में आकर कहे कि हम सिर्फ बिजनेस करने आए हैं और कुछ सालों बाद वही कंपनी आपसे टैक्स वसूल करे, आप पर कानून बनाए, आपकी सेना को कंट्रोल करे और आपकी जिंदगी के हर फैसले पर हुक्म चलाए, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन यही चीज भारत में सच हुई थी। और हैरानी की बात यह है कि ये सब किसी राजा ने नहीं किया था, किसी देश ने नहीं किया था, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ने किया था और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। हम अक्सर कहते हैं कि अंग्रेज ने भारत पर 200 साल तक राज किया, लेकिन सच ये है कि शुरुआती 100 सालों तक राज भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किया था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। एक ऐसी कंपनी जिसका मकसद था देश चलाना नहीं, बल्कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना था। तो सवाल ये है कि ये एक ट्रेडिंग कंपनी भारत जैसे विशाल और शक्तिशाली देश को कंट्रोल कैसे कर पाई? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या भारत की गुलामी अचानक शुरू हुई थी या उसकी नींव ही हमारी गलतियों से पड़ी थी? British East India Company, the company that ruled India and a large part of the Indian subcontinent. Britain destroyed India through looting, expropriation and outright theft. It was not the British who conquered India, it was a rogue multinational corporation. Like no other, one that was set up to trade, but also had powers to take land, to wage war. दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1600 से। 1600 के आसपास का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। दोस्तों, उस समय का भारत दुनिया का सबसे अमीर इकोनॉमिक्स में से एक था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक ग्लोबल जीडीपी का करीब 25% हिस्सा अकेले भारत से आता था और भारत से जाता था कपास, रेशम, मसाले और कीमती धातुएं। और यूरोप उस समय इंडस्ट्रियल पावर में नहीं था, उन्हें चाहिए था भारत का माल, लेकिन उनके पास था सिर्फ पैसा और जहाज। दोस्तों, पुर्तगाल और डच पहले से ही एशियन ट्रेड पर कब्जा जमाए बैठे थे, इंग्लैंड पीछे रहा था। इसी फ्रस्ट्रेशन से इंग्लैंड के कुछ बड़े मर्चेंट क्वीन एलिजाबेथ के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर हमें ईस्ट इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड करने का अधिकार मिल जाए तो इंग्लैंड की इकोनॉमी उड़ान भर सकती है। 31 दिसंबर सन 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने एक रॉयल करेक्टर साइन किया और इसी एक डॉक्यूमेंट से जन्म हुआ ब्रिटिश इंडिया कंपनी का। दोस्तों, शुरुआत में ये कोई एम्पायर नहीं थी, ना सेना थी, ना जमीन था, ना सत्ता, बस कुछ जहाज, कुछ व्यापारी और एक लीगल परमिशन। ये एशिया में सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि पावर हमेशा धीरे धीरे बढ़ती है, अचानक नहीं। दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची तब यहाँ मुगल साम्राज्य था, जहांगीर का दौर था और बाद में शाहजहां कहा गया। और कंपनी ने बहुत सोच समझकर कदम रखा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम राज करना चाहते हैं, उन्होंने कहा हम तो सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं, हमें सिर्फ कुछ पोर्ट्स और वेयर हाउसेस चाहिए थे। और मुगल रूल्स के लिए ये कोई बड़ी धमकी नहीं थी, क्योंकि उस समय का राजा सत्ता को सिर्फ सेना और जमीन से ही मापते थे, कंपनी से नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कंपनीज को पहले सूरत में एंट्री मिली, फिर मद्रास में, फिर बॉम्बे में और आखिरकार कलकत्ता में। धीरे धीरे कंपनीज ने लोकल पॉलिटिक्स समझनी शुरू की। किस राजा की कमजोरी क्या है, कौन सा सूबेदार लालची है, किसे पैसे से खरीदा जा सकता है। दोस्तों, ये सब बिजनेस स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था। अब एक जरूरी सवाल ये आता है कि एक कंपनी को आर्मी की जरूरत क्यों पड़ी? शुरुआत में कंपनी ने कहा कि हमें अपने व्यापार की सुरक्षा बढ़ानी है, समुद्री डाकू हैं, उन्हीं के लिए हमें गार्ड्स चाहिए। फिर धीरे धीरे गार्ड्स बढ़ते गए, ट्रेनिंग शुरू हुई और देखते देखते ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्राइवेट आर्मी बना ली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्मी के ज्यादा सोल्जर्स भारतीय थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें नौकरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, सम्मान मिलेगा। धीरे धीरे कंपनी ने समझ लिया कि भारत को जीतने के लिए हजारों अंग्रेजों सैनिकों की नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों की जरूरत है। और डिवाइड एंड रूल यहीं से शुरू हुआ। साल 1700 के बाद भारत में एक और बड़ा बदलाव आया। मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। औरंगजेब की मौत के बाद सेंट्रल पावर टूटने लगी। छोटे छोटे राजा, नवाब, मराठा, निजाम सब अपने अपने हिस्सों की सत्ता बचाने में लगे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी इस व्यवस्था को ऑब्जर्व कर रही थी। कंपनी ने एक सिंपल रूल अपनाया, जहां सत्ता कमजोर है वहां कंपनी मजबूत होगी। उन्होंने कभी सीधे हमला नहीं किया, उन्होंने अलायंस बनाया। किसी एक राजा को सपोर्ट किया तो दूसरे राजा को दुश्मन बनाया और बदले में मांगा लैंड, रेवेन्यू, राइट्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और यहीं से कंपनी का कैरेक्टर बदलने लगा। दोस्तों, अब ये सिर्फ ट्रेडर नहीं बल्कि एक पावर ब्रोकर बन चुके थे। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। एक ऐसा मूवमेंट जिसने इतिहास की दिशा को बदल दी, और वो था बंगाल। 18वीं सदी के बीच का बंगाल आज के हिसाब से समझे तो भारत का सबसे अमीर स्टेट था। यहाँ के कपड़े की इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फेमस थी। बंगाल से कपड़ा यूरोप जाता था और यूरोप की इकोनॉमी वहीं से चलती थी।
और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर बंगाल हाथ में आ गया तो भारत अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बंगाल पर राज था नवाब सिराज उद दौला का, और सिराज उद दौला कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो समझ चुका था कि ये कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही है बल्कि धीरे धीरे सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। जब कंपनी ने कलकत्ता में अपनी फोर्टिफिकेशन बढ़ाई, टैक्स देने से इनकार किया और नवाब की परमिशन के बिना अपनी ताकत दिखाने लगी, तो सिराज उद दौला ने साफ कहा कि या तो नियम मानो या बंगाल छोड़ के चले जाओ, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। अब एक सीधी बात समझना जरूरी है, ईस्ट इंडिया कंपनी सिराज उद दौला से सीधे युद्ध नहीं जीत सकती थी, क्योंकि नवाब के पास ज्यादा सेना थी, ज्यादा हथियार थे और लोकल सपोर्ट्स भी थे। तो कंपनी ने वही किया जिसमें वो सबसे ज्यादा माहिर थी, और वो थी साजिश। कंपनी के अधिकारी रोबोटो सिविल ने दरबार के अंदर लोगों को टारगेट किया, कौन लालची है, कौन सत्ता चाहता है और कौन नवाब से नाखुश है, और उसका जवाब मिला मीर जफर। मीर जफर सिराज उद दौला की सेना का कमांडर था। कंपनी ने उससे कहा कि अगर तुम युद्ध के दिन अपनी सेना को पीछे रखो तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। इसके बाद मीर जफर मान गया। साल 1757 प्लासी इतिहास इसे एक युद्ध कहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक फिक्स मैच था। सिराज उद दौला की सेना मैदान में थी, मीर जफर की टुकड़ियां बस खड़ी रही। बारिश हुई, नवाब की तोपें खराब हो गई और कंपनी की आर्मी ने एडवांटेज ले लिया। कुछ ही घंटों में नतीजा तय हो गया, जिसमें सिराज उद दौला हार गया और कुछ समय बाद उसे मार दिया। दोस्तों, प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जफर को नवाब बना दिया, लेकिन असली सत्ता अब नवाब के पास नहीं थी, बल्कि असली कंट्रोल था कंपनी के हाथ में। कंपनी ने बंगाल से सीधे पैसा निकालना शुरू किया। इतिहासकार बताते हैं कि प्लासी के बाद कुछ ही सालों में कंपनी ने बंगाल से इतना धन लूटा कि जितना पहले कभी नहीं लूटा था। टैक्स बढ़ा दिए, किसानों से जबरदस्ती वसूली हुई, कपड़े की इंडस्ट्री को दबाया गया ताकि इंग्लैंड में मिल्स चल सके, और यहीं से भारत का औद्योगिकरण शुरू हुआ। साल 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए, मतलब अब तक की ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट कर सकती थी। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी अब सरकार की तरह रेवेन्यू वसूल कर रही थी। कंपनी के पास था अब पैसा, सेना, कानून, यानी कंपनी अब ट्रेडर नहीं बल्कि राजा बन चुकी थी। लेकिन इस लूट का सबसे खतरनाक नतीजा आया सन 1770। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, लाखों लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन कंपनी ने टैक्स कम नहीं किया, अनाज बाहर भेजा जाता रहा। इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 1 करोड़ लोग इस फेमेन में मारे गए, और उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट रिकॉर्ड हाईएस्ट लेवल पर था। दोस्तों, ये वो पल था जहां साफ हो गया था कि कंपनी के लिए भारतीय जिंदगियां सिर्फ नंबर्स थी। दोस्तों, प्लासी के बाद बाकी भारत भी कंपनी के रडार पर आ गया था। जहां सत्ता कमजोर थी, कंपनी ने वहां पे एंट्री की। कहीं अलायंस तो कहीं वार, कहीं विश्वासघात। धीरे धीरे पूरा भारत कंपनी के इकोनॉमिक कंट्रोल में आने लगा, और भारत ये समझ नहीं पाया कि जिस कंपनी को हमने व्यापार के लिए बुलाया था वही कंपनी अब हमारी किस्मत लिख रही है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।